क्लास में। यहीं से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको अलग अलग हिस्सों की परमिएबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है। यहीं से हम पढ़ेंगे आगे। पहले थोड़े से डाउट्स ले लें बच्चों के। 19 लोगों ने एक डाउट पूछा है, गोल गोल घूमी करने से चक्कर क्यों आते हैं? अरे मूर्खों, ये मैं जब आपको कान पढ़ाऊंगा, ईयर, तब बताऊंगा। कभी आपने देखा है एक उबला अंडा और एक कच्चा अंडा, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? उस अंडे को यूं घुमाओ और रोक दो। अगर उबला हुआ अंडा होगा ना तो रुक जाएगा, लेकिन कच्चा अंडा होगा तो रोक दोगे, उसके बाद भी उसके अंदर जो फ्लूइड है ना वो घूमता रहेगा, तो अंडा फिर रोटेट करेगा, होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कान में एक फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ। कान सिर्फ सुनने का ही काम नहीं करता, बैलेंसिंग का भी काम करता है। तो वो फ्लूइड घूमता रहता है, भले ही हम रुक जाते हैं। तो ये जब हम कान पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके डाउट्स पूछ लो आप। इन वर्टिब्रेट्स लिवर इज एन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सही है, ये सही है, ये गलत है। अरे आपको संदीप सर पढ़ाएंगे ना ये सारी चीजें। ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी भी यूरिनेशन को इफेक्ट करेगी। अगर उसमें टॉक्सिन्स हुए तो वो यूरिन में निकलेंगे ना। कैन ड्रिंकिंग वो मोर वाटर रिड्यूस बीपी इन ए पर्सन? नॉट रियली, क्योंकि वो पानी यूरिन में निकलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किडनी 70% डैमेज हो जाए तो कितने दिन सर्वाइव करेगा? किस तरह से डैमेज है उस पर डिपेंड करता है ना भाई। डाउट्स पूछो, ये क्या है यार, यहाँ पे डाउट्स आउट्स पूछो। अगर नहीं है डाउट्स तो फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेडिसिन कभी भी अल्कलाइन या एसिडिक वाटर के साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें जो केमिकल होते हैं वो रिएक्ट करेंगे इसके साथ। तो भाई अब हम स्टार्ट करें पढ़ना। सब लोग कह रहे हैं कि डाउट्स जो है वो लास्ट में लेना। नेफ्रॉन नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए इतने डाउट्स काफी हैं, अब डाउट खत्म, पढ़ाई शुरू। बस लास्ट एक दो डाउट्स और ले लेते हैं। अगर ज्यादा पानी पिए तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्यों कम होगा? ज्यादा होगा और वो ज्यादा पानी यूरिन में निकल जाएगा। तो इसको ज्यादा पानी पीने को अच्छा इसलिए कहते हैं कि यूरिन में जब वो निकल जाएगा ना, तो ब्लड में अगर कोई कचरा है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई टॉक्सिन है, कोई पॉइजनस टॉक्सिक चीज है, वो भी यूरिन में निकल जाएगी। पानी जो है साफ करता रहता है ना हमारे, एक तरह से ब्लड को भी। यस, क्या रिएक्शन, क्या रिलेशन है वो बाद में बताएंगे जब कैंसर पढ़ेंगे। हाथ टाइट इसलिए कर लो ताकि वेन में जो ब्लड है वो रुक जाए और वेन फूल जाए, फिर उस वेन को आइडेंटिफाई करना स्किन स्किन के ऊपर इजी हो जाएगा ना। क्योंकि अगर उसमें ब्लड फ्लो आपने रोक दिया, टॉर्निकेट बांधते हैं ना इस तरह से एक, तो वेन में ब्लड भरा रहेगा, क्योंकि वापस नहीं जा पाएगा, तो फूल जाएगी वेन, तो उसको देखना इजी हो जाएगा, फिर इसमें सुई चुभाना भी सरल हो जाएगा, ठीक है। चलो डाउट खत्म, पढ़ाई शुरू। बाकी के डाउट्स बाद में। स्टार्ट करें? चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं आज हम। याद कीजिए लास्ट क्लास में हम यहाँ पे थे, हमने देखा था कि नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से कहाँ किसकी परमेबिलिटी होती है। जो बोमेन कैप्सूल है वो सॉल्ट या वाटर में से किसी भी चीज़ के लिए परमेबल नहीं है। पीसीडी सॉल्ट या वाटर दोनों के लिए परमेबल है। हेनले के लूप का डिसेंडिंग लिम्ब सॉल्ट के लिए तो नहीं है, पर वाटर के लिए परमेबल है। थिन असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट के लिए है, पर वाटर के लिए नहीं है। जो थिक लिम्ब है उससे बाकी इसके बाद कुछ भी चीज़ सॉल्ट या वाटर के लिए परमेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जबरदस्ती सॉल्ट निकाले जा सकते हैं। प्रॉक्सिमल डीसीटी से एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में सोडियम निकल सकता है, कंडीशनल है, पीछे पीछे थोड़ा क्लोराइड भी निकलेगा। और डिस्टल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से एडीएच के इन्फ्लुएंस में टेम्परेरी परमेबिलिटी आ सकती है और वाटर यहाँ से निकल सकता है। तो यहाँ से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इस बार मैं क्या करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। एफरेंट आर्टरियोल इधर से आ रहा है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो है ना ये इफरेंट आर्टरियोल है। और इफरेंट आर्टरियोल को देखिए, ये यहाँ पर आकर एक पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा। तो जो ब्लड का फ्लो है वो इस बार ऐसे है,
तो ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, इसमें प्रेशर बहुत ही कम होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस से भी कम। यानी अगर कोई भी चीज़ यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दी जाएगी, यहाँ, तो यहाँ से इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें ये ब्लड है, ठीक। तो देखिए जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है एफरेंट आर्टेरियोल में, जो ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल में होता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है वही जो कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से फिल्ट्रेट छनता है, छनकर ही फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में पहुंचता है। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट छनता है? प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा छनता है। मैंने आपको बताया था ना, सॉल्यूट निकालेंगे तो ऑस्मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा, सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या पड़ेगा, और दोनों निकालेंगे तो क्या पड़ेगा, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं स्टेप वाइज फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आता है और आगे बढ़ता है तो क्या होता है। तो देखिए बोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आया है ना, उसका नाम प्लाज्मा से बदल के हमने फिल्ट्रेट रख दिया है, हालांकि है वो प्लाज्मा ही, क्योंकि वो ब्लड वेसल के बाहर आ गया तो वो प्लाज्मा कहलाता है। पर बोमेन कैप्सूल दोस्तों ना तो सॉल्ट के लिए परमेबल है ना वाटर के लिए। अब बोमेन कैप्सूल किसी भी चीज़ के लिए परमेबल नहीं है, ना सॉल्ट के लिए ना वाटर के लिए, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? इसमें तो कुछ भी नहीं निकल रहा। तो यहाँ बोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है इसकी ऑस्मोलैरिटी भी है 300। यानी बोमेन कैप्सूल का फिल्ट्रेट प्लाज्मा के कंपैरिजन में बताइए आप क्या है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? तो आप कहेंगे सर आइसोटोनिक, बिल्कुल सही बात। तो बोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में आइसोटोनिक है। अब ये में नीचे उतरता है, यहाँ देखिए जब पीसीटी से नीचे उतरता है, पीसीटी सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमेबल है। और आपको तो पता है कि पीसीटी में सबसे ज्यादा माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? वो पीसीटी से होगा। तो जब ये फिल्ट्रेट पीसीटी में पहुंचता है तो पीसीटी से जबरदस्त रीअब्जॉर्प्शन शुरू होता है। जिन चीजों का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है उनको मैं रेड से लिखूंगा और बाकी सब कलर पैसिव है। तो प्रॉक्सिमल पीसीटी से ही जबरदस्त रीअब्जॉर्प्शन शुरू होता है। देखिए प्रॉक्सिमल पीसीटी से ही किन किन चीजों का? ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, अमीनो एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, कीटोन बॉडीज, क्रिएटिन, Na प्लस, के प्लस, एच प्लस, ये सब चीजें एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं पीसीटी से। पीसीटी से इंटरस्टिशियल स्पेस में, वहां से फिर कैपिलरी में। इनके पीछे पीछे पैसिवली क्या क्या आता है दोस्तों? क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। तो इतनी सारी चीजें पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। अब पीसीटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए परमेबल है। जब इतना सारा सॉल्यूट पीसीटी से, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी से होता है 70% तक, जब इतना सारा सॉल्यूट पीसीटी से कैपिलरी में आ रहा है तो इसके पीछे पीछे सॉल्वेंट, वाटर के लिए भी परमेबल है ना, ये अपने आप बाहर आएगा। इतने सारे सॉल्यूट के पीछे पीछे सॉल्वेंट जो है वो अपने आप पैसिवली बाहर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि पीसीटी से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन होता है, कंपल्सरी रीअब्सॉर्प्शन, और जबरदस्त रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी से जब फिल्ट्रेट नीचे उतरता है और पीसीटी के एंड पॉइंट पे पहुंचता है, यानी इस पॉइंट पे, तो उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बाहर निकल रहे हैं ना, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो जो वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जब पीसीटी का फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल से यहाँ आया था पीसीटी में, जब वो पीसीटी के एंड पॉइंट पे पहुंचता है यानी यहाँ, तो उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और पीछे पीछे पैसिवली सॉल्वेंट दोनों निकले हैं ना इससे बाहर। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अभी भी इसका 300 ही होता है। बताओ क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बाहर निकले हैं भाइयों, तो कॉन्सेंट्रेशन अभी भी इसका कितना है? 300। यानी पीसीटी से जो फ्लूइड हेनल्स के लूप में जाता है वो अभी भी प्लाज्मा के आइसोटोनिक ही है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 300, क्योंकि पीसीटी से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बाहर निकले हैं। ये बात समझ में आई? इसका मतलब पीसीटी से जो फिल्ट्रेट हेनले के लूप में पहुंचता है वो प्लाज्मा के आइसोटोनिक ही होता है। अब देखिए फिल्ट्रेट जब एक बार हेनले के लूप में पहुंच जाता है तो क्या होता है? जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर, तो अब ये फिल्ट्रेट नीचे उतर रहा है। जब फिल्ट्रेट नीचे उतरता है हेनले के लूप के डिसेंडिंग लिम से, तो बाहर का मामला तो गाढ़ा होता जा रहा है। 400, 600, 800, 1000, 1200, तो बाहर का मामला हाइपरटोनिक होता जा रहा है। जबकि अंदर का मामला रिलेटिवली क्या है बताइए? हाइपो। तो अंदर हाइपो है और बाहर हाइपर है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट नीचे उतर रहा है इसको अगर हम देखें तो अंदर तो ये तो 300 वाला था ना, और बाहर 400, 600, 800, 1000, 1200 है। तो अंदर हाइपो है, बाहर हाइपर है। तो बताइए बाहर हाइपर से अंदर हाइपो में कौन घुसना चाहेगा? बाहर हाइपर है और अंदर हाइपो है, तो बाहर हाइपर से अंदर हाइपो में सॉल्ट घुसना चाहेगा, लेकिन नहीं घुस पाएगा। क्यों नहीं घुस पाएगा बताइए? क्योंकि ये सॉल्ट के लिए परमेबल नहीं है। दूसरी बात, अंदर हाइपो से बाहर हाइपर में कौन निकलना चाहेगा? अंदर हाइपो से बाहर हाइपर में कौन निकलना चाहेगा? वाटर। और निकलता जाएगा। क्यों निकलता जाएगा बताइए? क्योंकि ये वाटर के लिए परमेबल है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे उतरेगा, सॉल्ट तो अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन वाटर बाहर निकलेगा।
तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे उतर रहा है, इसमें से वाटर बाहर निकल रहा है। वाटर के बाहर निकलने की वजह से जो फिल्ट्रेट है उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सॉल्यूट सॉल्ट है और सॉल्वेंट वाटर है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे उतरेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, 400, 600, 800, 1000। इस पॉइंट पे आते आते इस फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो जाएगा 1200, यानी प्लाज्मा के कंपैरिजन में हाईली हाइपर। ठीक है, अब इतना गाढ़ा गाढ़ा फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेंस लूप में ऊपर चढ़ेगा तो अंदर का मामला तो हाईली हाइपर है, बाहर का मामला कैसा है बताइए? बाहर का मामला हल्का होता जा रहा है, 1000, 800, 600, 400, है ना। तो अंदर तो है हाइपर और बाहर क्या है? बाहर है हाइपो। तो बाहर हाइपो से अंदर हाइपर में कौन घुसना चाहेगा बताइए? बाहर हाइपो से अंदर हाइपर में वाटर घुसना चाहेगा, लेकिन वाटर के लिए तो ये परमिएबल ही नहीं है, तो वाटर अंदर नहीं घुस पाएगा। पर अंदर हाइपर से बाहर हाइपो में कौन निकलना चाहेगा? सॉल्ट, और निकलता जाएगा। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा वाटर तो अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन सॉल्ट बाहर निकलेंगे। और जब सॉल्ट बाहर निकलेंगे तो इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगा फ्लूइड का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के बाहर निकलने से वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा पर वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ेगा तो अंदर का मामला भी हल्का होता जाएगा ना, 1000, 800, 600, 400। इस पॉइंट पे आते आते यानी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेंस लूप में आते आते कॉन्सेंट्रेशन कितना रह जाएगा? 300। यानी एक बार फिर ये जो फिल्ट्रेट है ये हो जाएगा प्लाज्मा के आइसोटोनिक, हो जाएगा ना। तो एक बार फिर ये जो फिल्ट्रेट है ये प्लाज्मा के आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है प्लाज्मा के, जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेंस लूप में है यहाँ, आपको तो पता है कि यहाँ पे कुछ पंप होते हैं जो एनर्जी का, वैसे सॉल्ट या वाटर के लिए परमिएबल तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पंप होते हैं जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके सॉल्ट को धक्के मार मार के और सॉल्ट को बाहर निकाल सकते हैं। भले ही अंदर भी 300 है और बाहर भी 300 है, दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो 300 ही है, लेकिन फिर भी धक्के मार मार के थोड़ा सॉल्ट बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जब अंदर भी 300 है बाहर भी 300 है, फिर भी धक्के मार मार के थोड़ा सॉल्ट और बाहर निकाला जाएगा। तो बताइए वॉल्यूम पे तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो इसका ना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा और डिक्रीज होगा। और जो ये 300 वाला है जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ प्रॉक्सिमल डीसीटी में यानी यहाँ, तो पता है क्या होगा? ये 300 वाला एक्चुअली 200 वाला ही रह जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि 300 वाला 200 वाला ही क्यों रह गया? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। यानी पहली बार फिल्ट्रेट जो है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक हो गया है। तो फिल्ट्रेट हैज बिकम हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा। कहाँ पर? इस पॉइंट पर, प्रॉक्सिमल डीसीटी में। अब आगे की बात सुनिए। देखो मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल यूरिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कभी यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कभी ज़्यादा डाइल्यूट होती है। नॉर्मल यूरिन तो कुछ होता ही नहीं है। कभी हम डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं, कभी कॉन्सेंट्रेटेड, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना पानी रखना है। लेकिन अगर सब कुछ आइडियल चल रहा हो, सब कुछ आइडियल चल रहा हो, तो आइडियल सर्कमस्टेंसेज में जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आइडियल सर्कमस्टेंसेज में जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, अगर सब कुछ अगर फिक्स चल रहा है, आइडियल चल रहा है, तो है ना, तो यूरिन कैसी बनेगी? तो हम यहाँ पे आइडियल यूरिन देख रहे हैं और नॉर्मल यूरिन जो कैसी बनेगी वो देख रहे हैं। हालांकि कोई नॉर्मल यूरिन होती नहीं है, बाद में हम पढ़ेंगे उसमें कैसे डाइल्यूशन हो जाता है और जरूरत पड़ने पे कैसे वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। पर अगर हम ये माने कि एक नॉर्मल यूरिन, हम लोग 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं हर दिन, है ना, तो नॉर्मल यूरिन बनेगी, वो कैसी बनेगी वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, तो मुझे एक बात बताइए, क्या नॉर्मली आपकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं? तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? अरे हो ही रहे होते हैं ना भैया। अब नॉर्मली भी हमारी बॉडी में थोड़े थोड़े तो हार्मोन सीक्रेट हो ही रहे होते हैं, है ना। अच्छा, उन हार्मोन्स का सीक्रेशन जरूरत पड़ने पर इंक्रीज किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर डिक्रीज किया जा सकता है, या जरूरत पड़ने पर स्टॉप भी किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली थोड़े थोड़े तो हार्मोन सीक्रेट हो ही रहे होते हैं ना।
तो देखिए हमारा जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ तक पहुँच गया है, और कैसा हो गया है ये, हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा। अब मैं पा रहा हूँ नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन, तो थोड़ा थोड़ा एल्डोस्टेरॉन तो नॉर्मली सिक्रीट हो ही रहा होगा ना। इसका सिक्रेशन इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है या स्टॉप भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन। तो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा एल्डोस्टेरॉन तो सिक्रीट हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा एडीएच भी सिक्रीट हो रहा होगा। इन दोनों के ही सिक्रेशन इंक्रीज डिक्रीज या स्टॉप किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये थोड़े थोड़े तो सिक्रीट हो ही रहे होते हैं नॉर्मली। तो इस वक्त क्या होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मली थोड़ा थोड़ा तो सभी हार्मोन सिक्रीट हो ही रहे हैं, तो अब देखिए क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन भी हो रहा है ना थोड़ा सिक्रीट, तो इसका मतलब नेचुरली देखा जाए तो ये जो प्रॉक्सिमल डीसीटी है ये सॉल्ट या वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है नेचुरली, लेकिन क्योंकि थोड़ा थोड़ा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एक थोड़ी टेम्परेरी परमिएबिलिटी आई हुई है सॉल्ट के लिए, जिसकी वजह से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके थोड़े से एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके थोड़ा और सॉल्ट यहाँ से बाहर एक्टिवली निकाल दिया जाता है। अगर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये ज़्यादा निकाला जाएगा, और अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं सिक्रीट होगा तो ये नहीं निकाला जाएगा। पर क्योंकि नॉर्मली थोड़ा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है तो थोड़ा और सॉल्ट यहाँ से हम एक्टिवली बाहर निकाल लेते हैं। जब हम थोड़ा और सॉल्ट यहाँ से एक्टिवली बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन तो वॉल्यूम तो अनचेंज रहता है, थोड़ा और सॉल्ट निकाल रहे ना तो वॉल्यूम जो है वो तो अनचेंज रहता है ना, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हो जाता है। और 200 वाला जब यहाँ पहुँचता है ना इस पॉइंट पे, देखिए 200 वाला जब यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट पे तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हो जाता है, और अब ये ना 100 वाला ही रह जाता है। यानी हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट अब बन गया है सुपर हाइपो। समझ में आई बात, अभी सुपर हाइपोटोनिक हो गया क्योंकि 200 वाला अब यहाँ पर 100 वाला ही रह गया। तो अभी आ गया डिजिटल डीसीटी में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल डीसीटी और सीडी नेचुरली तो इम्परमिएबल फॉर वाटर है, पर नॉर्मल यूरिन जब बन रही होती है उस पर थोड़ा थोड़ा तो एडीएच सिक्रीट हो ही रहा होता है। तो डिजिटल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी में थोड़ी थोड़ी टेम्परेरी परमिबिलिटी है वाटर के लिए। ये टेम्परेरी परमिबिलिटी जो एडीएच की वजह से है, अगर एडीएच इंक्रीज होगा तो ये टेम्परेरी परमिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर एडीएच सिक्रीट नहीं होगा तो ये टेम्परेरी परमिबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये एरिया इम्परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन, तो थोड़ा थोड़ा एडीएच तो सिक्रीट हो ही रहा है, ज़्यादा कम किया जा सकता है पर नॉर्मली थोड़ा हो रहा है। तो उसकी वजह से जब 100 वाला फिल्टर यहाँ पहुँचता है ना, और थोड़ी टेम्परेरी परमिबिलिटी है डिजिटल डीसीटी में वाटर के लिए, तो अंदर हाइपो है और बाहर हाइपर है। क्यों? क्योंकि अंदर 100 और बाहर कितना है बताओ, 300। कॉर्टेक्स है ना ये, तो कॉर्टेक्स में बाहर कितना होता है 300, अंदर कितना है 100, है ना। तो अंदर हाइपो से बाहर हाइपर में क्या निकलेगा बताओ, वाटर, और ब्लड में रिएब्जॉर्ब होता रहेगा। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे उतरता है ना डिजिटल डीसीटी से, इसमें से वाटर रिएब्जॉर्ब होता है, तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है बट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। 100, 200, 300, इस पॉइंट पे आते आते कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है बताइए, फिर एक बार 300, यानी प्लाज्मा के आइसोटोनिक। और फिर जब ये 300 वाला फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में इंटर करता है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा एडीएच सिक्रेट होने की वजह से कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ी थोड़ी परमिबिलिटी है वाटर के लिए, है ना। तो इसमें से थोड़ा और वाटर रिएब्सॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा भी हो सकता था अगर एडीएच ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो, पर नॉर्मली थोड़ा एडीएच सिक्रीट हो रहा है तो थोड़ी टेम्परेरी परमिबिलिटी है वाटर के लिए, जिसकी वजह से जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट में से, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा और वाटर रिएब्सॉर्ब हो जाता है। और अब ये फिल्ट्रेट क्या कहलाता है दोस्तों, अब यहाँ पर आने के बाद ये यूरिन कहलाएगा ना। तो मुझे बताइए इस तरह से जो नॉर्मल यूरिन बनती है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में क्या होती है, आइसोटोनिक, थोड़ी हाइपोटोनिक, या थोड़ी हाइपरटोनिक। देखिए थोड़ी सी हाइपर होती है क्योंकि आइसो तो यही हो गई थी देखो, फिर जो कलेक्टिंग डक्ट तो मेडुला में है ना, और मेडुला के बाहर तो कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा है, तो मेडुला से थोड़ा और वाटर बाहर निकलता है। तो जो फाइनल यूरिन बनती है ना नॉर्मल यूरिन, तो नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली हाइपरटोनिक। तो जो नॉर्मल यूरिन होती है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाइपरटोनिक होती है। इसका जो पीएच होता है वो 6 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें जो स्मेल आती है वो यूरिनोड की वजह से होती है, जो कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, और इसमें यूरिया होती है। टॉयलेट्स में स्मेल किस लिए आती है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में जो यूरियस पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो ये यूरियस पैदा करने वाले बैक्टीरिया यूरिन की यूरिया को तोड़ के अमोनिया में बदल देते हैं, और अमोनिया बाद में अमोनियम कार्बोनेट में बदलती है, तो इस वजह से टॉयलेट्स में स्मेल आती है। तो ये हमने अभी अभी यहाँ क्या पढ़ा कि नॉर्मल यूरिन जो बनती है उसका कैरेक्टर कैसा होता है। ये सारी बातें आपके मॉड्यूल में दी हुई हैं, मैं आपको एग्जैक्टली वही पढ़ा रहा हूँ जो कि हमने यहाँ मॉड्यूल में लिख के दिया हुआ है। ये देखिए लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे देखिए, अब यही मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था। अलग अलग हिस्सों की परमिबिलिटी के बाद हमने एक टेबल देखी, यहाँ पढ़ के आए होंगे, ये वो स्क्रीनशॉट है इसी टेबल का। इसके बाद अलग अलग हिस्सों में ऑस्मोलैरिटी, जैसे जैसे फिल्ट्रेट किडनी से पास करता है तो स्टेप वाइज क्या चेंजेस आते हैं, ये आप पढ़ के आए हो ना।
वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट का क्या होता है, पीसीटी में क्या होता है, यही मैं आपको अभी पढ़ा रहा था। तो इस तरह से जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है तो फाइनली जो यूरिन बनती है वो थोड़ी सी प्लाज्मा के हाइपरटोनिक होती है, और इसका पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी बातें मैंने आपको अभी बताई, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस यूरिन में क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। मेन तो इसमें वाटर होता है 95%, उसके अलावा और क्या होगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया होता है इसमें, और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन वगैरह भी होता है। कलर क्यों होता है, यूरोक्रोम की वजह से, है ना, और स्लाइटली एसिडिक होती है नॉर्मल यूरिन, पीएच 6 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है। और क्लाउडी क्यों हो जाती है, अमोनिया वाटर क्यों आ जाता है, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई और मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल यूरिन है वो उसका केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन। अब हम इस चीज़ इसमें रह गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया। तीसरा स्टेप होता है दोस्तों ट्यूबुलर सिक्रेशन। पर एक छोटी सी बात और, आपको तो पता है कि यूरिन में होती है यूरिया, तो यूरिया यहाँ से छनती है और छनने के बाद वो यूरिया यूरिन में निकल जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कुछ यूरिया इस कलेक्टिंग डक्ट में से लीक हो जाती है और लीक होकर मेडुला में आ जाती है। तो ज़्यादातर यूरिया तो एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन कुछ यूरिया लीक हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट से और लीक होकर मेडुला में आ जाती है। मेडुला से ये यूरिया थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेस लूप में एब्जॉर्ब होती रहती है। तो कुछ यूरिया ऐसे ही हो जाके यहाँ से यूँ एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे क्या होगा, कुछ नहीं, वो यूरिया यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से यहाँ थोड़ी लीक हो जाती है, तो थोड़ी यूरिया अब यहाँ वाली अंदर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ थोड़ी आ जाएगी। तो कुछ यूरिया जो है ना वो ऐसे ही घूमती रहती है, यहाँ इधर से गई, इधर से वापस आ गई, बस जबकि ज़्यादातर यूरिया जो छन रही है वो कहाँ जाती है, वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ यूरिया ऐसे ही घूम रही है तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम मेडुला में कुछ एडिशनल यूरिया होगी, ये अंदर जाएगी तो यहाँ से और यहाँ आ जाएगी। तो इसकी वजह से भी जो मेडुला का जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि आपने देखा कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300, पर मेडुला का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसकी ऑस्मोलैरिटी एक ग्रेडियंट बनाती है और वो 1200 तक होता है। ये ग्रेडियंट कैसे बनता है, इसका जवाब तो आपको काउंटर करंट सिस्टम में मिलेगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक चीज़ तो है कि मेडुला लीक होने, यूरिया मेडुला में लीक होने की वजह से भी मेडुला कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो हमारे केस में भी जो यूरिया है वो एक ऑस्मोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑस्मोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और मेडुला के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने में, हमारी किडनी के मेडुला के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया का भी कुछ हाथ होता है। लेकिन मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बढ़ता है और कैसे ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये ग्रेडियंट ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप दोस्तों क्या बताया था मैंने, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन भाइयों बहनों दो जगहों पे होता है, यह चीज़ आपको आपके मॉड्यूल में भी दिखेगी और मैंने यहाँ बनाई भी है। थोड़ा बहुत ट्यूबुलर सिक्रेशन आप देख सकते हैं कहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है पीसीटी में। तो कुछ ट्यूबुलर सिक्रेशन पीसीटी में होता है, H+ आयंस का, अमोनियम आयंस का, यानी यहाँ, और सिक्रेशन हमेशा एक्टिव होता है। तो कुछ H+ आयंस और अमोनियम आयंस यहाँ सिक्रेट होते हैं पीसीटी में। लेकिन मेन एरिया ऑफ सिक्रेशन क्या है, वो डीसीटी है। सर्टेन ड्रग्स एंड डाइज, H+ आयंस, ये सब मेनली कहाँ सिक्रेट होते हैं, पीसीटी में। K+ आयन भी। तो ये हो गया सिक्रेशन का एरिया। तो इस तरीके से अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन मैंने आपको तीनों स्टेप्स के बारे में पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अभी आपको किडनी का एक फंक्शन पढ़ाया। कौन सा फंक्शन पढ़ाया मैंने आपको किडनी का, यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी के दोस्तों बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, जिसमें से अभी मैंने सिर्फ एक पढ़ाया है, एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस या एक्सेसिव सब्सटेंसेस जो ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। कैसे होता है ये, बाय यूरिन फॉर्मेशन। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस एंड एक्सेसिव सब्सटेंसेस बाय यूरिन फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा फंक्शन किडनी का, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच। मैंने आपको कहा था ना किडनी जो है वो ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस है, सिर्फ एक्सक्रीशन करना ही उनका फंक्शन नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब 300 होती है वो 300 कैसे मेंटेन रहे, ना बढ़ने देंगे ना कम होने देंगे।
पीएच कितना होता है बताइए, 7.4, तो इसे मेंटेन रखा जाएगा। और किडनी का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। कितना होता है ब्लड प्रेशर, 120/80, तो ये इसको मेंटेन रखती है। और बताता हूँ किडनी के फंक्शन। मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी एट टिश्यूज। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने सुना होगा इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है, बताया था कि नहीं, जो आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है। तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी को भी मेंटेन रखती है टिश्यूज पे। इसके अलावा अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होने लगे तो ये दूसरे सोर्सेज से ग्लूकोज बनाने लगती है। इसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी अगर ब्लड में ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो ये फैट और अमीनो एसिडों को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगती है। इसके अलावा किडनी जो है, ये मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा। किडनी हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को भी मेंटेन रखती है। कैसे रखती है ये हम बाद में देखेंगे। तो इतने सारे काम करती है भैया किडनी। तो किडनी जो है सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये इतनी चीज़ों को मेंटेन कर रही है, तो ये है ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस। समझ में आई बात। तो इसमें से हमने अभी कितने फंक्शन पढ़ लिए हैं, चलिए बताइए। मैंने आपको अभी एक फंक्शन पढ़ाया है, वेस्ट सब्सटेंस का एक्सक्रीशन बाय यूरिन फॉर्मेशन। ये वाला मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया था, एरिथ्रोपोइटिन वाला, याद आया? रामलाल को पहाड़ पे ले गए तो वहां पे ऑक्सीजन कम थी तो क्या हुआ। ये वाला मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होने लगे तो दूसरी तरह से बनाने लगती है। सातवां वाला एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगा। दूसरा, तीसरा और चौथा हम आज पढ़ेंगे, मतलब अब एक्सक्रीटरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब सेकेंड फंक्शन पे फोकस करते हैं किडनी के, ये वाला मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच। कि किडनी जो है हमारे ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन रखती है। भैया सही बात है, आईफोन से ज्यादा फंक्शन है किडनी के, फिर भी लोग आईफोन बेच के, मतलब किडनी बेच के आईफोन खरीदते हैं। क्या आप बाद में आईफोन बेच के किडनी खरीद सकते हो? नहीं ना। तो आईफोन बेच के किडनी थोड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन किडनी बेच के आईफोन आप खरीद सकते हैं। किडनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। चलिए, और किडनी का वही मॉडल सालों साल चलता रहता है, जबकि आईफोन का तो मॉडल पुराना हो जाता है। अच्छा चलो, अब हम ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन रखती है किडनी, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज जो आपका ब्लड है, आपका ब्लड एसिडिक होने लगेगा। सपोज अगर किसी रीजन की वजह से आपका ब्लड एसिडिक होने लगे, क्यों एसिडिक हो रहा है ब्लड बताइए? अगर किसी रीजन की वजह से देयर आर मोर H+ आयन, या एक्सेस हो जाए H+ आयन ब्लड में, अगर ब्लड में H+ आयन बहुत ज्यादा हो जाए तो बताइए क्या होगा? देयर विल बी फॉल इन ब्लड पीएच, है ना? और ब्लड पीएच में फॉल होगा तो ब्लड विल बिकम एसिडिक। तो ब्लड को नॉर्मल करना है ना, तो किडनीज क्या करती हैं देखिए। ब्लड एसिडिक हो रहा है ना, तो किडनीज पता क्या करती हैं, यहां से H+ का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होता है, लेकिन यहां से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसे रोक देती हैं, और उल्टे यहां से और यहां से ट्यूबुलर सिक्रीशन बढ़ा देती हैं। समझ में आई बात? फिर से देखिए, जो H+ आयंस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है वो तो होने देते हैं, पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है H+ आयन का वो कम कर देते हैं, और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है H+ आयंस का यहाँ से और यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, है ना? तो किडनी क्या करती है, किडनी तीन काम कर रही है H+ आयंस को लेके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मल हो रहा है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया है, बट ट्यूबुलर सिक्रीशन ज्यादा हो गया है। तो क्या होगा बताओ? अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा, पीसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है, नॉर्मल हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है, वो कम होता है। उल्टे जो सिक्रीशन है वो डीसीटी और पीसीटी से ज्यादा होने लगता है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा?
ब्लड में H+ आयंस कम हो जाएंगे क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हुआ लेकिन वापस नहीं आया ना ये, तो लेस H+ आयंस इन ब्लड और मोर H+ आयंस इन यूरिन। तो H+ आयन अगर ब्लड में कम हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा बताइए? ब्लड pH बिकम्स नॉर्मल और यूरिन कैसी पास हो जाती है बताइए? एसिडिक यूरिन हम रिलीज कर देते हैं। अब एक और ऐसा का ऐसा चार्ट मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। अगर हम इसका उल्टा सोचें कि ब्लड जो है वो एल्कलाइन होने लगा है। ब्लड एल्कलाइन क्यों होने लगा है बताइए? क्योंकि ब्लड में एक्सेस बाइकार्बोनेट आयंस हो गए। तो ऐसे में पता है क्या होगा? ब्लड में अगर बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बाइकार्बोनेट आयन का अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो नॉर्मल होगा, लेकिन पीसीटी से और यहाँ यहाँ से बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता था ना पीछे पीछे डीसीटी से, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होगा। तो ऑब्वियस बात है अगर बाइकार्बोनेट छनेगा ज़्यादा लेकिन रीअब्जॉर्ब कम होगा तो ज़्यादा बाइकार्बोनेट कहाँ निकल जाएगा बताओ? यूरिन में निकल जाएगा। तो एक्सेस बाइकार्बोनेट इन ब्लड, तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड पीएच इज राइजिंग, ब्लड बिकम्स मोर अल्कलाइन। तो किडनी को पता चलता है तो किडनी क्या करती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ HCO3। HCO3 का अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो नॉर्मल होता है, लेकिन लेस रीअब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या होगा बताओ? देयर विल बी रिडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन ब्लड, है ना? जस्ट अ सेकेंड। तो भाई बाइकार्बोनेट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं ब्लड में और इंक्रीज HCO3 एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो यूरिन में बाइकार्बोनेट ज़्यादा निकल जाते हैं। तो बताइए कैसी यूरिन पास हो जाएगी? एल्केलाइन यूरिन। और जो ब्लड पीएच है वो कैसा हो जाएगा? ब्लड पीएच फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यही तो करना था हमें। तो अगर ब्लड एसिडिक होने लगता है तो किडनी क्या करती है बताओ? कैसी यूरिन पास करती है? एसिडिक यूरिन, ताकि ब्लड नॉर्मल हो जाए। ब्लड अगर ज़्यादा एल्कलाइन होने लगता है तो किडनी क्या करती है? ज़्यादा एल्कलाइन यूरिन पास करती है ताकि ब्लड नॉर्मल हो जाए। तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, देखिए यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट हुए? ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन in order to keep pH of urine good या constant, the pH of blood is changed या altered। यानी यूरिन फॉर्मेशन बन रहा है ना, एकदम बढ़िया यूरिन बनना चाहिए, अच्छे पीएच वाला, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, एकदम बढ़िया यूरिन बनेगा, सही पीएच वाला। ट्रू या फॉल्स? तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान अच्छा यूरिन बने इसके लिए अगर ब्लड का पीएच बदलना पड़ जाए तो बदल देंगे। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन in order to keep the pH of the blood good या constant, pH of the urine can be changed। ये ट्रू है या फॉल्स है?
ये ट्रू है, नहीं आई बात समझ में। अरे मुझे बताओ, ब्लड इंपॉर्टेंट है या यूरिन? कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। ब्लड इंपॉर्टेंट है ना, यूरिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यूरिन तो शरीर से बाहर जा रही है, उसको तो हम फेंक रहे हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? और जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने दो। अरे ब्लड इंपॉर्टेंट है, यूरिन नहीं। कैसी बातें करते हो? 4% लोग कौन है जो कह रहे हैं यूरिन इंपॉर्टेंट है? अरे भैया, ब्लड का पीएच नहीं बदलने दिया जाएगा, चाहे यूरिन का पीएच बदल दिया जाए। ब्लड इंपॉर्टेंट है। रक्तदान, महादान, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, शाबाशी मिलती है, लोग आपका फोटो खींचते हैं, भाई इन्होंने रक्तदान किया। खींचते हैं कि नहीं? जब आप टॉयलेट जाते हो और यूरिन रिलीज करते हो, तो लोग ताली बजाते हैं, क्या बहुत महान काम करके आए आप, ये लीजिए सर्टिफिकेट लीजिए। कोई सर्टिफिकेट देता है आपको? ये फोटो खींचता है आपकी, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ब्लड डोनेट करते हुए आप अपना फोटो फेसबुक पे अपलोड करते हो, कभी यूरिन डोनेट करते हुए करते हो? ब्लड डोनेट करने पे तो और वो मिलता है आपको, सर्टिफिकेट मिलता है। और यूरिन तो आप हर जगह डोनेट भी नहीं कर सकते, लिखा रहता है वहाँ जगह जगह पे, ये थे लघवी करूणा का, नहीं लिखा रहता। अगर आप इधर उधर कहीं अगर यूरिन डोनेट करने की कोशिश करेंगे तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, आपको लोग गधा भी बोल सकते हैं, है ना? तो भैया सर्टिफिकेट चाहिए तो ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, यूरिन थोड़ी। नहीं मेरा संग, क्या किस पे मिलता है सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट पाइजे, चलो छोड़ो। तो यूरिन पे डोनेट करने में नहीं मिलने वाला वो, है ना? तो ब्लड डोनेट पे मिले तो ये ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड का पीएच नहीं बदलने दिया जाएगा, चाहे यूरिन का पीएच बदल दिया जाए। बात समझ में आ रही है? और वो ब्लड डोनेट करने का सर्टिफिकेट मिलता है, उससे आपको बाद में ब्लड मिल सकता है, पता है आपको? इसलिए वो रखा जाता है। और यूरिन डोनेट करने का सर्टिफिकेट बना लो, किसी को बोलो ये ले मुझे यूरिन दे दे, तो क्या कह रहे हैं यार सर्टिफिकेट क्या जरूरत है, तो ऐसे ही ले ले, है ना? तो वैसे ही है भैया। अभी यहाँ पे कुछ भक्त लोग आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं यूरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अबे वो ह्यूमन यूरिन नहीं, वो काऊ यूरिन है, उसमें हो सकता है कुछ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हो, पर ह्यूमन यूरिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो हम वापस बात करते हैं, और जो हम पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात करी ब्लड और यूरिन की, ठीक है? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि कैसे बॉडी जो है ना, किडनी जो है, ब्लड का पीएच मेंटेन रखती है, चाहे उसको यूरिन का पीएच बदलना पड़ जाए। समझ में आया नहीं आया? तो अब एक क्वेश्चन कर दो, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब एक बार में दे दिया, पहले आप पढ़े हुए मेरे से तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने बिना पढ़े पहली बार इस क्वेश्चन को अभी आप सुन रहे हैं और आप इसका जवाब अगर मुझे दे दें, तो आप वाकई जीनियस हो। हाँ, एम्स में पहुंच जाओगे आप। एक आदमी को सुबह से उल्टी आ रही है, पर्सन इज वॉमिटिंग, खट्टी डकारें या उल्टियां आ रही हैं सुबह से। अगर कोई आदमी सुबह से ही उल्टियां करे जा रहा है, कुछ भी खाता है उल्टी कर देता है, तो शाम को वो कैसी यूरिन पास करेगा? व्हाट काइंड ऑफ यूरिन विल ही पास इन इवनिंग? समझ में आई बात? अगर सुबह से उल्टियां कर रहा है, तो शाम को वो कैसी यूरिन पास करेगा? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एल्केलाइन, हाईली डाइल्यूट, या नॉर्मल? ठीक है, सुबह से उल्टियां कर रहा है, तो शाम को कैसी यूरिन पास करेगा? अब मैं चाहता हूं, जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पहली बार सुना है अपनी जिंदगी में और उसके बाद भी इसको सही कर दिया, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है पहले, है ना, और अपने आप सही कर दिया, वो रेज हैंड में हाथ उठाए और मुझे बताए कि क्यों इसका आंसर बी है। जो पहले मुझसे नहीं पढ़ा है, जो पहले मुझसे पढ़ा हुआ है वो नहीं। नए स्टूडेंट्स हाथ उठाओ, जो 11th में मुझसे नहीं पढ़ा है, बाकी हटा लो हाथ। चलिए, अश्मिता से पूछते हैं। सर अश्मिता जी, आप पहले पढ़ी हो मेरे से? नहीं सर, मैं इसी साल अनअकैडमी में ली हूँ, पिछले साल अच्छा बताओ, इसका आंसर बी क्यों है? यस सर। सर वाइल वॉमिटिंग बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसके लिए बॉडी का पीएच बहुत मतलब इंक्रीज कर जाता है,
तो इसीलिए ब्लड का पीएच जिसलिए बढ़ जाता है, इसीलिए सर यूरिन को थोड़ा अल्कलाइन होना पड़ता है ताकि पीएच कांस्टेंट रहे। बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं? सर Na+, K+, हाँ, नहीं, कौन से H+। इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं? वॉमिटिंग से कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बाहर निकल गए बॉडी से, जिसकी वजह से हमको अल्कलाइन यूरिन पास करना पड़ा? बताओ। H+ आयंस। आवाज चली गई। H+ आयंस सर। K+, Na+, नहीं सर, H+ आयंस ही निकल जाते हैं। आवाज ही चली गई। अच्छा चलो, कौन बताएगा कौन से H+ आयंस निकल जाते हैं? हिमांशु, हिमांशु का तो डिस्कनेक्ट हो गया। आदित्य, हेलो सर, मतलब ये बाय चांस हेलो आवाज आ रही है? हाँ तुम तो पहले पढ़े हुए हो आदित्य मेरे से। ये 2022 में से पर जो नया नया ऑनलाइन में थे ना, हाँ, तो क्लास ये सब नहीं किए थे। अच्छा तो बताओ तो फिर क्या होता है, क्यों अल्कलाइन यूरिन पास कर रहा है? सर मेरे हिसाब से ये हो तो ये गलत भी हो सकता है। जो हम लोग उल्टी कर रहे हैं, हम्म, जितना भी हम लोग बॉडी में मतलब स्टोमक में एसियल आ रहा है वो तो निकलते जा उल्टी रहा करते हैं तो खट्टी डकारें आती है है। ना? ये सर, क्यों खट्टी डकार क्यों आती है, खट्टा क्यों आता है? खट्टा एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का ये साल्टी बोल सकते हैं। साल्टी नहीं, खट्टा होता है हाँ एसिड खट्टा। हमेशा। तो उल्टी करते हैं तो नॉर्मली जो हमारे फूड में हमारे स्टमक से जो HCl रिलीज होता है, जो डाइजेशन में काम आता है, ये सर, डाइजेशन के बाद वो HCl वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है ना तो डाइजेशन के ब्लड बाद से। तो वो HCl H+ आयन जो अपना काम कर रहे हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में अपना काम करके। तो सर जो, जब तक वो डाइजेस्ट, जब भी हम लोग लगभग उल्टी तब होता है जब हम लोग के पेट में कुछ रहता हाँ है। नहीं, तो अभी क्या है कि एसिड तो रिलीज हो रहा है यहाँ पे, है ये ना? सर, पर वो एसिड उल्टी के साथ बाहर निकल जाता है। ये सर, तो वो एसिड वापस कहाँ नहीं आया? वापस ब्लड में तो आया वापस नहीं। ब्लड में नहीं आया ना। तो ब्लड में अगर एसिड वापस नहीं आया, यानी H+ आयंस अगर वापस ब्लड में नहीं आए, तो ब्लड कैसा हो जाएगा बोलो? उसका क्या बेसिक हो जाएगा। एल्कलाइन हो जाएगा ना। तो ब्लड को नॉर्मल करना है ना अपने को। तो एसिड का लॉस अगर स्टमक से हो गया है, तो एल्कली का लॉस कहां से कर दें कि ब्लड नॉर्मल हो जाए? यूरिन इसलिए वो कैसी यूरिन पास करेगा? वही ना बोल रहे हैं कि हाँ एचएल वही बोल रहे दौरान एलसीएल निकल जाएगा। हैं। चलिए ठीक है, गुड। तो अभी समझ में आया आपको? एसिड का लॉस अगर एलिमेंट्री कैनाल से हो रहा है, तो एल्कलाइन का लॉस कहां से कर दें? यूरिन से, ताकि ब्लड का पीएच नॉर्मल हो जाए। समझे? तो कर सकना चाहिए इस लेवल के क्वेश्चंस पे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ इस लेवल तक आप नहीं कर पाएंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, पर हाँ ये एम्स के लेवल का क्वेश्चन था। चलो, तो ये तो हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन पढ़ दिया है। अब हम आएंगे थर्ड फंक्शन पे। तो दोस्तों दो फंक्शन हो गए, एक्सक्रीशन हो गया और ब्लड पीएच मेंटेन हो गया। अगला फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, वो है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी। कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को 300 कैसे मेंटेन रखता है किडनी। इसमें ये दो चीजें करता है। मान लो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी फॉल होने लगेगी, तो एक्स्ट्रा वाटर अगर ब्लड में आने लगेगा, तो एक्स्ट्रा वाटर किस में निकाल दिया जाएगा? यूरिन में। इसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। और अगर ब्लड में पानी की कमी हो रही है, खून गाढ़ा हो रहा है, तो खून में पानी की कमी हो रही है, तो खून में पानी पैदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन खून से जो पानी यूरिन में जा रहा है उसके नुकसान को तो मिनिमाइज कर सकते हैं ना। तो यानी यूरिन में पानी कम से कम भेजना है। और यूरिन में पानी कम भेजेंगे तो बताइए कैसी यूरिन पास होगी? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको बुखार आता है, नॉर्मली भी आप देखो जब आपको बुखार आता है, बुखार मान लीजिए आपको बहुत पसीना छूट के बुखार आया, बुखार जब उतरा तो खूब पसीना छूटा, ठीक है? तो उसके बाद जब आप यूरिन पास करते हो तो कैसी करते हो? खूब सारी पतली पतली या थोड़ी और ज्यादा डार्क कलर की? कॉन्सेंट्रेटेड। ज्यादा डार्क येलो कलर की करते हो ना, और कम वॉल्यूम करते हो, और कभी कभी तो वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वो यूरेथ्रा में जलन भी होने लगती है उसकी वजह से। क्यों पता है? क्योंकि जब पसीना छूटा था ना आपका, तो आपका खूब वाटर लॉस हुआ था। कहां से? जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा वाटर लॉस हो गया आपका स्किन से। तो यूरिन से होने वाला वाटर लॉस कम करना पड़ेगा। अब आप यूरिन में अगर वेस्ट प्रोडक्ट पूरे डालोगे लेकिन उसमें वाटर कम भेजोगे, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी ना, तो वो जलन कॉज करेगी यूरेथ्रा में, और उसका कलर भी डार्क हो जाएगा, क्योंकि जो पिगमेंट है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, तो ज्यादा पीली यूरिन पास करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये कैसे होता है डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन रखी जाती है, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ यूरिन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। इस चीज को पढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं दोस्तों इन दोनों फंक्शनों को, एक नाम से बुलाया जाए तो वो नाम क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज। तो हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करती है किडनीज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अगर ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज हम देखें तो दो चीजें हैं, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। पहले पढ़ेंगे डाइल्यूशन मैकेनिज्म। तो हम लिख लिख के ही पढ़ेंगे, बस रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, अब दो हार्मोन्स के बारे में तो आप जान गए हैं, एल्डोस्टेरोन और एडीएच।
और आप ये भी जान गए हैं कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है और एडीएच जो है वो क्या करता है। तो मैं एक बार फिर यहां पर इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। ये देखिए, इस डायग्राम में अलग अलग हिस्सों के परमिएबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300, यहाँ कितनी है 1200, यहाँ कितनी रह जाती है 200, यहाँ कितनी रह जाती है 100, यहाँ वापस आके फिर से 300 और यहाँ पर ग्रेटर देन 300। यही पढ़ा था ना हमने अभी अभी। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच का काम क्या है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों हार्मोन्स के बारे में यहाँ लिखूँ, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, मैं इन दोनों हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे आपको एक की बना के दे रहा हूँ। देखिए, एल्डोस्टेरॉन अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, और एडीएच अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा। अब एल्डोस्टेरॉन अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा तो फिल्ट्रेट से ज़्यादा सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ पे आएंगे? ब्लड में आएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे ना एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट के लिए है ना, अब आपको इसमें बस फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। और एडीएच जो है वो किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। अब अगर किसी रीजन की वजह से आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, आपको यहाँ ब्लड या यूरिन भरना है, और नीचे वाले में भी आपको सिर्फ ब्लड या यूरिन ही भरना है। ठीक है, तो अब सपोज एल्डोस्टेरॉन जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो देयर विल बी इंक्रीज सॉल्ट इन, चलो ब्लड के लिए आप ए लगाएं और यूरिन के लिए आप बी लगाएं, और मुझे बताएं यहां पर क्या आएगा। एल्डोस्टेरॉन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो देयर विल बी इंक्रीज सॉल्ट इन ब्लड, ब्लड में जो है सॉल्ट ज्यादा आ जाएंगे, और ब्लड में अगर सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है तो कहाँ सॉल्ट कम हो जाएंगे? बताओ कहाँ पर सॉल्ट कम हो जाएंगे? यूरिन में सॉल्ट कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा बताओ? ये डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी जो है ये वाटर के लिए मोर परमिएबल हो जाएंगे ना, टेम्परेरीली, मोर टेम्परेली परमिएबल। तो अगर ये मोर टेम्परेली परमिएबल हो जाएंगे तो फिल्ट्रेट से क्या ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा? वाटर। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो देयर विल बी इंक्रीज वाटर इन ब्लड या यूरिन। एडीएच अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ब्लड में ज्यादा होगा ना, और अगर ब्लड में ज्यादा वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है तो एडीएच ज्यादा सिक्रीट होने का असर बताओ यूरिन पे क्या होगा? डिक्रीज वाटर इन यूरिन, क्योंकि वाटर ब्लड में वापस आ गया है। इतना कठिन है क्या इसको समझना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो इसको, वैसे तो कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ ये। अब देखो, अगर मैं, अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा नीट में। अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं, सपोज मैं ये एरो उल्टा कर दूं, तो ये दोनों एरो उल्टे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं तो ये दोनों एरो भी उल्टे हो जाएंगे, है ना? तो क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी के यूरिन में वाटर ज्यादा आ रहा है, ऊपर कर दिया ना मैंने एरो, तो एडीएच का सिक्रीशन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं, अगर किसी आदमी के यूरिन में सॉल्ट ज्यादा निकल रहा है तो इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो गया होगा। अगर किसी आदमी के ब्लड में सॉल्ट ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा होगा। अगर किसी आदमी के ब्लड में वाटर कम है, अगर किसी आदमी के ब्लड में वाटर कम है, कम आ रहा है रीअब्सॉर्ब होकर, अगर किसी आदमी के ब्लड में वाटर रीअब्सॉर्ब होकर कम आ रहा है और यूरिन में ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया है। ये समझ में आया आपको कि एक एरो उल्टा होगा तो बाकी दोनों एरो भी उल्टे हो जाएंगे? तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो इसे आप याद कर लो, तो इतना कठिन नहीं है। इसी से आपके क्वेश्चंस जो है वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे कि किसकी वजह से सॉल्ट ज़्यादा होता है, किसकी वजह से वाटर। इसी के बेसिस पे अब हम आगे पढ़ेंगे, है ना? तो ये तो हमने देखा कि एल्डोस्टेरॉन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, और अगर एडीएच ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। चलो,
तो ये डायग्राम से भी आपको समझ में आएगा यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन वाटर ज़्यादा, सॉल्ट ज़्यादा खींच रहा है, रेडियस जो है वो वाटर ज़्यादा खींच रहा है, खींच कहाँ रहा है ब्लड में, तो यूरिन में ये चीज़ें कम जाएंगी। अब इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। पर डाइल्यूशन ऑफ यूरिन से पहले मैं आपको एक फीडबैक सर्किट बताता हूँ, थर्स्ट फीडबैक सर्किट। क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, उसके अंदर बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं, ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, पीएच मीटर, बीपी मीटर, बायोलॉजिकल क्लॉक या टाइमर, सब लगा हुआ है हाइपोथैलेमस में। मतलब छोटी सी जगह है हाइपोथैलेमस, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर उसमें ऑस्मोमीटर भी लगा हुआ है, जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, स्पीडोमीटर नहीं लगा हुआ, बस बाकी सब लगे हुए। भूख प्यास का भी सेंटर है वो, है ना, तो इमोशंस का भी, थर्मोमीटर भी। चलो यहाँ ध्यान दो, तो हमारा ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, जो लगातार पता है क्या नाप रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस में आ रहे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी। तो याद रखिए, आपके हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो लगातार क्या नाप रहे हैं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी। और आपको पता है हाइपोथैलेमस के ही अंडर में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी हुआ, एड्रिनल हुआ, सुना होगा आपने। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो भी हाइपोथैलेमस के ही अंडर में होता है। हाइपोथैलेमस एडीएच नाम का हार्मोन बनाता है, और वो हार्मोन वो पिट्यूटरी को दे देता है कि तुम स्टोर करके रखो, अब जब मैं कहूंगा तब तुम रिलीज करना, और जितना रिलीज तुम्हें करना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें, है ना। तो इधर क्या होता है, अब सपोज अगर किसी रीजन की वजह से अगर आपके ब्लड में वाटर कम हो जाए, लो वाटर इन ब्लड, ब्लड में अगर पानी कम हो जाए, तो बताइए इससे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा। खून में अगर पानी कम होने लगेगा भाइयों, तो खून गाढ़ा होने लगेगा, तो जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी है वो 300 से ज्यादा होने लगेगी, यानी बढ़ जाएगी। और जब ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो इसका पता किसको लग जाएगा बताइए, हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स को, कि खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है ना। अब हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर दो काम करेंगे। पहला काम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन देंगे कि तुम ज्यादा रिलीज करो एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच ज्यादा रिलीज करो, खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है, याद रखिए, है ना। और दूसरा, हाइपोथैलेमस आपके भूख प्यास और इमोशंस का भी सेंटर है, तो एक इच्छा पैदा करेंगे ये इच्छा क्या है, प्यास लगना, तो आपको थर्स्ट यानी प्यास लगेगी। अब जब प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे बताइए, जब प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे। तो आप पानी कौन सा वाला पिएंगे बताइए, 50 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स वाला, है ना। 50 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स वाला पानी आप पिएंगे, ये पानी आपके स्टमक में जाएगा, और आपके स्टमक की दीवार से जो ब्लड गुजर रहा है वो कितने वाला है बताओ, वो 300 या 300 से थोड़ा ज्यादा वाला है, 300 से थोड़ा ज्यादा, तभी तो प्यास लगी है। तो 50 वाला पानी 300 वाले ब्लड में एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा बताओ। जब आप पानी पिएंगे तो दिस विल कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। तो एक्स्ट्रा पानी बाहर से आ रहा है और आकर किस में एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में। इधर एडीएच जब ज्यादा रिलीज होगा तो इसकी वजह से पता है क्या होगा, जो डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी है, डिस्टल डीसीटी एंड प्रॉक्सिमल सीडी विल बिकम मोर टेम्परेरीली परमिएबल फॉर वाटर। तो ये वाटर के लिए टेम्परेरी ज्यादा परमिएबल हो जाएंगे ना, खासतौर पे कलेक्टिंग डक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा बताइए, देयर विल बी मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। ये रीएब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं, मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। तो इन दोनों ही चीजों की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। तो ब्लड में जो पानी का अमाउंट था वो इंक्रीज होने लगेगा, और जब ये इंक्रीज होने लगेगा तो इसका असर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ। और ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी वो अब गिरने लगेगी। सो नाउ द ब्लड ऑस्मोलैरिटी इज रीस्टोर्ड, या इट फॉल्स टू नॉर्मल। राइज हो रही थी ना, नॉर्मल मतलब 300,
और जैसे ही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, किसको पता लग जाता है बताइए? हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता लग जाता है, और ये चीज हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स को नेगेटिव फीडबैक देकर स्विच ऑफ कर देती है, तो प्यास बुझ जाती है, और ज्यादा एडीएच, जो एक्स्ट्रा एडीएच सीक्रेट हो रहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो होना बंद हो जाता है। तो इस तरह से फीडबैक सर्किट से हमारी प्यास बुझती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हमारे खून में पानी कम होने लगे तो ये चीजें होती है। तो बहुत सिंपल था, आप समझ गए। अब मैं आपको डाइल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। तो डाइल्यूशन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम वापस से, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, और ये वाले इसी वाले डायग्राम पे नजर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। डाइल्यूशन ऑफ यूरिन का जो क्रेडिट है वो मिलता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को। 85% नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी के कॉर्टिकल होते हैं, उनको इसका क्रेडिट मिलता है। क्यों मिलता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर पहले आप डाइल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म का, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन के मैकेनिज्म को समझिए। सपोज अगर किसी रीजन की वजह से हमारे ब्लड में सॉल्ट कम होने लगे, और अगर किसी रीजन की वजह से हमारे ब्लड में सॉल्ट कम होने लगे और वाटर ज्यादा होने लगे, तो क्या होगा? तो देखिए, सपोज हमारे ब्लड में लो सॉल्ट और एक्सेस वाटर हो रखा है, तो अगर हमारे ब्लड में लो सॉल्ट और एक्सेस वाटर है, तो बताइए ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो फॉल होएगी। बिल्कुल होएगी। तो नाउ द ब्लड ऑस्मोलैरिटी फॉल्स, और फॉल होकर ये 300 से भी कम रह जाती है। जैसे ही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी फॉल होकर 300 से भी कम रह जाएगी, तो किसको पता चल जाएगा? हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स को। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस को ब्लड की गिरती हुई ऑस्मोलैरिटी का पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लड में सॉल्ट कम हो रहे हैं और वाटर ज्यादा हो रहा है। अब यहां हाइपोथैलेमस के नीचे ही कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एक होता है एड्रिनल और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे एंडोक्राइन में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस द्वारा बनाया गया एडीएच स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस क्या करता है, एड्रिनल को तो पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव स्टिमुलेशन देता है। एड्रिनल को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देने की वजह से एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है? एल्डोस्टेरोन। इधर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देने से एडीएच का सिक्रीशन या तो स्टॉप हो जाता है या कम हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का सिक्रीशन अगर स्टॉप हो जाएगा तो बताइए क्या होगा? एडीएच का सिक्रीशन स्टॉप होते ही ये जो हिस्से थे, ये देखिए, ये हिस्से ये अपने नेचुरल कैरेक्टर में आ जाएंगे। आपको तो पता है कि एडीएच का सिक्रीशन अगर स्टॉप हुआ तो नेचुरल कैरेक्टर में आ जाएगा डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी, और इनका नेचुरल कैरेक्टर है कि ये किसी भी चीज के लिए परमिएबल नहीं है और वाटर के लिए भी परमिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होगा तो इसकी वजह से नेफ्रॉन से क्या ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा? बताओ। सॉल्ट ज्यादा रीअब्सॉर्ब होंगे, है ना। सो देयर विल बी मोर सॉल्ट रीअब्सॉर्प्शन, और ये सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होकर किस में आ रहे हैं? ब्लड में आ रहे हैं ना, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से सो यहाँ पे देयर इज इंक्रीज सॉल्ट इन ब्लड। और अगर ब्लड में सॉल्ट ज्यादा आएंगे तो बताओ फिर कहाँ सॉल्ट कम जाएंगे? अगर ब्लड में सॉल्ट ज्यादा आ रहे हैं तो यूरिन में जाने वाले सॉल्ट कम हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल बातें बता रहा हूं मैं आपको यहाँ। तो देयर विल बी डिक्रीज सॉल्ट इन यूरिन, है ना। तो एल्डोस्टेरोन के दो इफेक्ट हुए और वो ये रहे, ठीक है। इधर एडीएच के रिलीज नहीं होने की वजह से डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी अपने नेचुरल कैरेक्टर में आ गए हैं। दे हैव बिकम इम्परमिएबल
फॉर वाटर। तो क्या होता है वो आप देखिए, यहां देखिए डाइल्यूशन मैकेनिज्म। 300 ऑस्मोलैरिटी थी ना, यहां पर हो गई थी 1200, यहां पर वापस 300 हो गई थी, याद करो। फिर यहां पे कितनी रह गई थी 200। यहां तक की बात तो सही है ना। लेकिन आज एल्डोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, यही तो बताया था मैंने आपको। ये देखिए एल्डोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है ना। तो अगर एल्डोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, यहां से सॉल्ट का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। और अगर यहां से सॉल्ट का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो नॉर्मली 200 वाला जब यहां पहुंचता था तो 100 वाला रह जाता था ना। लेकिन आज इसमें से सॉल्ट ज्यादा निकले हैं, तो आज यहाँ पे 200 की जगह 100 नहीं, आज यहाँ 50 वाला ही पहुंचेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हमने इसमें से ज्यादा सॉल्ट बाहर निकाल लिए, 50 वाला पहुंचेगा यहाँ। और इधर एडीएच का सिक्रेशन हमने क्या कर रखा है, बंद। तो नॉर्मली क्या होता था कि 100 वाला जब यहाँ पहुंचता था तो इसमें से थोड़ा वाटर रिअब्सॉर्ब होता था, और फाइनली जो यूरिन बनती थी वो थोड़ी सी ना 300 से ज्यादा वाली बनती थी, यानी स्लाइटली हाइपर बनती थी, याद कीजिए। लेकिन आज पता है क्या होगा, 50 वाला फिल्ट्रेट, और इस फिल्ट्रेट में से कोई वाटर रिअब्सॉर्ब नहीं होगा। 50 वाला फिल्ट्रेट, 50 वाली यूरिन, ये देखिए 50 वाला फिल्ट्रेट और 50 वाली यूरिन। तो जो यूरिन नॉर्मली 300 से भी ज्यादा होती थी वो आज कितने वाली पास हो रही है, 50 वाली। क्यों? क्योंकि इन एरिया से कोई वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एरिया एब्सेंस ऑफ एडीएच में इम्परमेबल हो गए थे सॉल्ट वाटर के लिए, तो यहाँ से कोई पानी वापस नहीं आया। 50 वाला फिल्ट्रेट और नॉर्मली पानी वापस आता था, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट और जीसीटी तो इम्परमेबल हो गए, तो कोई पानी वापस नहीं आया। तो यूरिन में पानी ज्यादा निकल गया ना भाइयों, और ऑस्मोलैरिटी हो गई है उसकी कम नॉर्मल से भी। नॉर्मली 300 से ज्यादा होती थी, आज 50 ही रह गई है। यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, डायग्राम में भी समझा दिया और लिख के भी समझा देता हूँ। तो जब ऐसा होगा एडीएच का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी इम्परमेबल हो जाएंगे वाटर के लिए, तो देयर विल बी डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन ब्लड। ब्लड में पानी वापस कम आएगा, और ज्यादा पानी कहाँ निकलेगा, ज्यादा पानी निकल जाएगा यूरिन में। ये चीजें होंगी, ठीक है। तो ज्यादा पानी अब यूरिन में निकल जाएगा। तो अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा वो मैं आपको इधर दिखाता हूं। अगर देयर विल बी, इफ देयर इज डिक्रीज वाटर इन ब्लड, सोचिए ना, अगर ब्लड में वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है, ब्लड में वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है, तो इसका असर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी ऊपर फॉल हो गई थी वो अब राइज होने लगेगी। और कब तक राइज होती रहेगी? जब तक राइज होते होते वो वापस से 300 ना हो जाए। जैसे ही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 हो जाएगी, बताओ इसका पता किसको चलेगा? हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स को। और जो कुछ भी वो कर रहे थे वो करना बंद कर देंगे। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी गिर गई थी ना, इसी को तो नॉर्मल करना था, कर दिया हमने उसको नॉर्मल। इधर क्या हुआ कि यूरिन में सॉल्ट कम और यूरिन में वाटर ज्यादा। अब अगर यूरिन में सॉल्ट कम और यूरिन में अगर वाटर ज्यादा निकल रहा है, तो बताओ यूरिन कैसी एक्सक्रीट हो रही है? यहां पे हो रहा है एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बढ़ गया है ना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाईली हाइपोटोनिक यूरिन, 50 वाली यूरिन। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाईली हाइपोटोनिक यूरिन के एक्सक्रीशन को ही दोस्तों डाईयूरेसिस कहा जाता है मेडिकल साइंस में, और बायोलॉजी में कहते हैं पॉलीयूरिया। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाईली हाइपरटोनिक यूरिन, यही तो एक्सक्रीट करना था, हाइपोटोनिक, ये कहलाती है डाईयूरेसिस। तो भाई साहब कौन था जो डाईयूरेसिस को रोक रहा था? कोई मुझे बताएगा कौन रोक रहा था डाईयूरेसिस को? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एंटी, एंटी मतलब उल्टा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को आपने बंद किया नहीं कि डायूरेसिस होना तो नेचुरल है, डायूरेसिस तो होएगी होएगी। तो डायूरेसिस होना नेचुरल है, लेकिन उसे हम रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि एडीएच। एडीएच जो है वो डायूरेसिस होने से रोकता है ना, ये काम है इसका। तो ये तो हमने देखा कि डायूरेसिस क्या होती है, पॉलीयूरिया क्या होता है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच की हम बात करें तो ये डाइल्यूशन ऑफ यूरिन का मैकेनिज्म था। इसका क्रेडिट भाइयों बहनों कॉर्टिकल नेफ्रॉन को क्यों दिया ये भी बता देता हूं मैं। देखो 85% नेफ्रॉन कैसे होते हैं, कॉर्टिकल होते हैं ना।
आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी में 85% नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के सभी नेफ्रॉन्स का ये वाला हिस्सा इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर हो जाए, वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाए ये हिस्सा, और वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब ना हो ब्लड में, तो यूरिन में वाटर ज्यादा जाएगा ना। तो यूरिन में वाटर कौन ज्यादा छोड़ रहे हैं, कॉर्टिकल या जक्स्टामेडुलरी? कॉर्टिकल। क्यों? क्योंकि सभी नेफ्रॉनों का, चाहे कॉर्टिकल हो चाहे जक्स्टामेडुलरी हो, उनका ये वाला हिस्सा इम्परमिएबल फॉर वाटर हो गया है। तो यूरिन में ज्यादा वाटर कौन छोड़ेगा, जो ज्यादा है। 85% वाटर तो यही छोड़ रहे हैं ना, कॉर्टिकल। इसलिए डाइल्यूशन मैकेनिज्म का क्रेडिट हम किसे देते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को, क्योंकि वो ज्यादा है, तो वो यूरिन में ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उसका जो क्रेडिट है वो हम कॉर्टिकल को नहीं देंगे, वो हम देंगे जक्स्टामेडुलरी को। ऐसा क्यों, उसका जवाब मैं आपको जब कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब दूंगा। फिलहाल हमने डाइल्यूशन ऑफ यूरिन देखा, हमने देखा इसे हम डायूरेसिस या पॉलीयूरिया बोलते हैं। तो भाइयों बहनों, कौन है जो डायूरेसिस करवाता है, डायूरेसिस होने से रोकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। तो थोड़ी सी बात एडीएच के बारे में भी कर लेते हैं। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है एडीएच, ये डायूरेसिस होने से रोकता है। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच को ही हम एक और नाम से बुलाते हैं, ये नाम है वैसोप्रेसिन। तो इसका नाम वैसोप्रेसिन क्यों पड़ गया, एडीएच का नाम वैसोप्रेसिन क्यों है? क्योंकि ये वेसल में प्रेशर को इंक्रीज करता है। वेसल में प्रेशर इंक्रीज करना मतलब इट इंक्रीजेस द ब्लड वेसल का प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर। तो वैसोप्रेसिन जो होते हैं वो हमारा एडीएच जो है, एडीएच या वैसोप्रेसिन, वो हमारा बीपी इंक्रीज करता है। तो एडीएच बीपी कैसे इंक्रीज करता है, एडीएच ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है दो तरीकों से। चलो देखते हैं ये दो तरीके जिनसे एडीएच ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है वो क्या है। पहला, जो ब्लड आर्टरीज की जो स्मूथ मसल होती है उनके अंदर एडीएच के लिए रिसेप्टर होते हैं, और जब एडीएच वहां बाइंड करता है तो उससे वो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्ट करने को हम कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड वेसल की वॉल अगर ब्लड पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, ब्लड भी वेसल की वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो बीपी बढ़ेगा। और दूसरा, एडीएच वाटर के लिए परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। और अगर ब्लड में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम बाय मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। तो इन दो चीजों से एडीएच जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन, यानी वेसल में प्रेशर इंक्रीज करने वाला हार्मोन। अब ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच है, सिक्रेटेड बाय, तो आंसर है हाइपोथैलेमस, मतलब प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसको बनाता, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, लेकिन इसको स्टोर कहां करता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में, बट स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये रहा आपका इस बार का नीट का क्वेश्चन, देख लेना पेपर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच क्या करता है, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ना ये एडीएच, जो डायूरेसिस को रोकता है। तो इसका मतलब डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स वो चीजें हैं जो डायूरेसिस करवाएंगी, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। तो डायूरेटिक्स आर सब्सटेंसेस दैट कॉज डायूरेसिस। तो डायूरेटिक्स वो सब्सटेंसेस हैं जो डायूरेसिस कॉज करें, है ना। तो क्या है वो सब्सटेंसेस जो डायूरेसिस कॉज कर सकते हैं और वो कैसे इसे कॉज कर सकते हैं? तो दो तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं डायूरेसिस कॉज करने के। पहला पता है क्या हो सकता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का सिक्रीशन सप्रेस कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? कहां से रिलीज होता है एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो या तो आप सप्रेशन कर दो, सप्रेशन ऑफ एडीएच रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एडीएच रिलीज ही ना करने दो। या एडीएच रिलीज होता भी है तो वो कहां जाके बाइंड करता है बताओ, यहां बाइंड करता है ना एडीएच, डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी पे, जिसकी वजह से इनमें टेम्परेरी परमेबिलिटी आती है। तो इसके रिसेप्टर होते होंगे ना यहाँ पर एडीएच के, डिस्टल डीसीटी और प्रॉक्सिमल सीडी पे। तो ऐसी दवा दो जो जाकर इन रिसेप्टरों से जुड़ जाए, और जब वो दवा इन रिसेप्टरों से जुड़ जाएगी तो एडीएच कहां जुड़ेगा, तो एडीएच जब इनसे जुड़ ही नहीं पाएगा तो परमेबिलिटी नहीं आएगी। तो ब्लॉकिंग ऑफ एडीएच रिसेप्टर्स इन किडनी या इन नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। तो या तो आप एडीएच रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो,
है ना, या फिर आप, अब कॉमन डायूरेटिक्स क्या होते हैं? कॉमन डायूरेटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, ये तो मेडिसिन होती हैं, डायूरेटिक मेडिसिन जो हाइपरटेंशन के पेशेंट को दी जाती हैं। क्योंकि अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, बताइए आप, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा ना। तो डायूरेटिक्स आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स, फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन टू रिड्यूस बीपी, क्योंकि हाइपरटेंशन को कम करती हैं, एडीएच को सप्रेस करेंगी या ब्लॉकिंग करेंगे एडीएच के रिसेप्टर का, तो एक्स्ट्रा वाटर कहाँ निकल जाएगा? यूरिन में। तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ताकि अगर यूरिन में एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, एक तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाएगा, और दूसरा यूरिन में एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा तो ब्लड में वाटर कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना, तो बीपी भी कम हो जाएगा। कॉमन डायूरेटिक्स, कड़क चाय, कॉफी, कैफीन जो आप लोग कोला वगैरह में पीते हैं, ग्लूकोज, मैनिटॉल, तो ये कुछ एल्कोहल, बेवड़े लोग को यूरिन ज्यादा आती, शराब पी के लोग ज्यादा यूरिन पास करते। बाबू भैया आज मुझे पीने से मत रोको, इतना पी लिया, उसके बाद बोला बैठ जाओ, तो उधर यूरिन पास करने लग गया। अरे भाई क्या कर रहे हो? तो ये सब चीजें जो है ना, ये कॉमन डायूरेटिक्स हैं जो यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं। कबीर सिंह की तो ये हालत हो गई थी कि डाइपर पहन के घूम रहा था। एल्कोहल भी डायूरेटिक है, ठीक है। बीपी कम करती है। डायूरेटिक मेडिसिन आपको नहीं सुननी है, अभी कोई लिख रहा था लेसिक्स वगैरह, वो सब मेडिसिन है, उनका क्या करना है आपको? तो जो भी है ये सब बीपी कम करने के लिए होती है मेडिसिन, है ना। तो कहते हैं ना, अगर किसी का हाई बीपी हो रहा है, कोई बहुत बीपी हाई हो रहा है किसी का गुस्से में, अरे बेटा उसको चाय पिलाओ यार, चाय पिलाएंगे तो क्या होगा बताओ? कड़क चाय से थोड़ा सा बीपी कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर यूरिन में निकल जाएगा। चलो, तो डायूरेटिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज डायूरेसिस बाय ईदर सप्रेशन ऑफ एडीएच और ब्लॉकिंग ऑफ एडीएच। नाउ ये तो बात होगी डायूरेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायूरेटिक्स क्या करते हैं। अब जैसे ना कई बार अपनी प्यास नहीं बुझती, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे टाइम पे जब कोटा वाले जयपुर जाया करते थे ना, तो जयपुर का पानी बोरिंग का होता था ना, कितना भी पी लो प्यास नहीं बुझती थी उससे, आदत ही नहीं थी। जैसे कई बार इतनी गर्मी पड़ती है कि आप, ऐसा नहीं होता कभी कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि आज तो पानी पी पी कर ही पेट फूल गया, खाना ही नहीं खाया जा रहा। जैसे आपको बहुत प्यास लगी किसी दिन, तो आपने क्या किया कि आज तो है ना पानी से पेट नहीं बुझेगा, प्यास नहीं बुझेगी, आज तो कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, जाकर एक पेप्सी खरीद ली और पी ली। अब वो पेप्सी का पानी जब आपके पेट में गया, है ना, तो पेप्सी में वाटर था, तो पेट से वो पानी एब्जॉर्ब हुआ और आपके ब्लड में आ गया, तो खून थोड़ा पतला हो गया, खून गाढ़ा होने लगा था, तभी तो प्यास बुझी थी ना। तो खून गाढ़ा होने लगा था तो आपको प्यास लग रही थी। बताया था मैंने आपको कि खून जब गाढ़ा होने लगता है तो हमें प्यास लगती है। ये देखो, है ना। तो आपने क्या किया, खून गाढ़ा हो रहा था तो आपने एक पेप्सी पी ली। जब आपने पेप्सी पी तो पेप्सी पेट में गई, वहां से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया वाटर, खून थोड़ा नॉर्मल हो गया, प्यास बुझ गई। लेकिन एक और चीज आ गई, क्या? कोला। और वो जो कोला में जो भी केमिकल्स होते हैं, कैफीन वगैरह होती हैं, वो क्या करते हैं, एडीएच के रिलीज को सप्रेस कर देते हैं। तो एडीएच का रिलीज हो गया सप्रेस, तो एडीएच का रिलीज सप्रेस होने से पता है क्या हुआ, इस एरिया की जो परमिबिलिटी थी वाटर के लिए वो कम हो गई। तो जो पानी आपने पिया था वो पानी यहाँ से छना, पर यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, कहाँ निकल गया वो ज्यादा वो पानी? यूरिन में। तो खून फिर से गाढ़ा हो गया, खून फिर से गाढ़ा हो गया, तो आपने एक पेप्सी और पी, वो पानी पेट में गया, पेट से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया, तो थोड़ी देर के लिए तो प्यास बुझी, लेकिन ब्लड में कोला का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया, तो उस कोला ने एडीएच के सिक्रीशन को और सप्रेस कर दिया, तो ये एरिया और इम्परमेबल हो गया वाटर के लिए। तो वाटर यहाँ से छना ब्लड में से और यहाँ से वापस नहीं आया और फिर यूरिन में ज्यादा निकल गया, तो खून और गाढ़ा हो गया, तो और प्यास लगी। 3-4 पेप्सी पी गए लेकिन प्यास बुझी नहीं रही। समझ में आया क्यों? तो पेप्सी वाला से लड़ने पहुंच गया कि हमारे 4 पेप्सी पी ली, हमारी प्यास नहीं बुझी। तो कहेंगे हमने कहा नहीं प्यास बुझाती है पेप्सी, हम तो कहते हैं ये प्यास है बड़ी, बढ़ाती है वो प्यास को, तो ये प्यास नहीं बुझाएगी। तो प्यास कैसे बुझेगी? स्प्राइट पी लो, स्प्राइट में पेप्सी नहीं है, तो मतलब कोला नहीं है, सीधी बात, स्प्राइट बुझाएगा प्यास। लेकिन भैया स्प्राइट में भी एक प्रॉब्लम है, इसमें ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो वो भी प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि ग्लूकोज भी थोड़ा डायूरेटिक है। पानी पियो, पानी, बिस्लरी का पानी, उसी से प्यास बुझेगी। और कई बार कई लोगों की बिस्लरी के पानी से भी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि बिस्लरी में भी भाई वो मिनरल वाटर है। तो एक काम करो, मेडिकल स्टोर से डिस्टिल्ड वाटर की बोतल ले आओ, उसमें मिनरल भी नहीं है, वो और ज्यादा हाइपोटोनिक है, वो पी जाओ। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हमने यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ यूरिन पढ़ दिया है। अब डाइल्यूशन ऑफ यूरिन पढ़ा है तो इसके साथ ही अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको है ना डायबिटीज भी पढ़ाऊंगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन भी पढ़ाऊंगा, और ये कोई नहीं पढ़ाता जो मैं बताऊंगा, आपके सिलेबस में है ये, ढंग से कोई नहीं समझाता, कॉन्सेप्ट आपके वहीं क्लियर होंगे। आज भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा होगा, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे डायबिटीज, और ये 2 तरह की है, एक होती है इंसाइपाइडस, सुना है आपने,
और एक होती है मेलाइटस। ये तो हम पढ़ेंगे ही अगली क्लास में, साथ में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन भी पढ़ेंगे। तो अभी 5 मिनट में डाउट्स ले रहा हूँ, अगली क्लास में आप लोग मिस मत करना, ठीक है। तो अभी मैंने डाउट्स फिर से खोल दिए हैं और रेज हैंड भी खोल दिया है, तो 5 मिनट में डाउट्स ले रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी ज्यादा काम करेगी, तो लोड बढ़ने से खराब हो गई तो पानी पीने से जनरली नहीं खराब होती है, क्योंकि ये किडनी का नेचुरल वर्क है। बाकी चीजें अगर आप ज्यादा पिएंगे, दवाई या दारू, तो किडनी पे बुरा असर पड़ता है। दवाइयों का भी पड़ता है ज्यादा दवाई लेने से भी। इनफैक्ट ज्यादा पानी पीने से तो वॉश आउट होता रहता है ना कचरा बॉडी से। अगर वाटर में हार्डनेस ज्यादा होती है तो वो बुरा क्यों होता है पीने के लिए? हार्ड वाटर में फिर मिनरल्स है ना बहुत ज्यादा, तो उससे प्यास भी नहीं बुझेगी आपकी, और इंडाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि मिनरल पड़े रहेंगे एलिमेंट्री के नाम। जैसे पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड है, वैसे पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड बिल्कुल सही होता है ना, किसने बोला नहीं होता? ये थोड़ा सा होता है बस, और ये बॉडी फ्लूइड या सीलोमिक, ये दोनों ही सीलोमिक फ्लूइड है, और थोड़ा सा फ्लूइड होता है पेरिटोनियल कैविटी में रहता है। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बढ़ जाए तो एसाइटिस कहते हैं इसको, पेट में पानी भर गया। डिस्टिल वाटर पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉट एडेड इन ग्रुप कर लो भाई, एडमिन को बोलो। ये देखो वंश ने एक चीज भेजी है, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। वंश गूगल ज्ञान लाए हैं और इन्होंने लिखा है कि कैफीन जो है ड्रामेटिक इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर में। बिल्कुल एग्रीड, टेम्परेरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेरीली। पता है क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बीपी को डिक्रीज करता है ना। टेम्परेरी बाय स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट, आप कैफीन वगैरह लेते हो तो दिल जोर जोर से धड़कता है, तो इंक्रीज हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा वाला? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक नहीं, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है सिर्फ। लेकिन कैफीन दूसरी चीज क्या कर रहा है बताओ? एडीएच के रिलीज को सप्रेस कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो बीपी बढ़ेगा, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 20-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में ना आपका बीपी नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाटर सारा जो है यूरिन में निकल जाएगा। तो कैफीन जैसी चीजें अगर आपको टेम्परेरी बीपी बढ़ाना है कुछ मिनट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उल्टा करती है। तो हाउ कैफीन अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर? तो पहले इंक्रीज करता है, इंक्रीज फर्स्ट एंड डिक्रीज लेटर। पर ये सब नीट पीजी की, थोड़ी नीट पीजी में पढ़ना आप, अभी नीट यूजी में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हार्ट अटैक होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट में, बताया था नहीं बताया था? तो पहले तो दिल और जोर जोर से धड़कता है, लेकिन बाद में कोलैप्स हो जाता है। वही बात है यार। तो गूगल का ज्ञान आपके क्वेश्चंस गलत करा सकता है, इसलिए जब टीचर पढ़ा रहा तो गूगल की क्या जरूरत है? कोई यूट्यूबर थोड़ी पढ़ा रहा है जो आप गूगल बीच में ला रहे हो, समझे? हमको बहुत ज्ञान है बेटा। चलो तो कोई रेज हैंड ले लें। जया बोलिए। हेलो हेलो, हाँ जया बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वो थिक असेंडिंग लिम्ब में आयंस और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, तो सर जब सॉल्ट निकलता है। असेंडिंग लिम्ब यस सर। वो नेचुरली इम्परमिएबल होता है, पर वहां पे